हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे बिजनेस स्टडीज़ में। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, चलिए समझते हैं इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है यहाँ पर कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर इसे हम प्रोफेशन मानें। आज इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, एक्चुअली ये साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। हम इसको वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइंस क्या है, मैनेजमेंट एज ए साइंस। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है कि हम किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में समझें तो वही हमारा साइंस कहलाता है। और साइंस जो बनता है वो ऑब्जर्वेशन से, यानी हमने कहीं कोई घटना घटती हुई देखी, उसको ऑब्जर्व किया या हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा एक ग्रेविटी का प्रिंसिपल हमें साइंस में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स कैसे बने थे। केवल एक पेड़ से एक फल गिरा और उसको ऑब्जर्व कर लिया गया और उसके बाद ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स आज हमारे सामने हैं। इन द सेम मैनर, जैसे लाइट का इन्वेंशन हुआ तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे प्रयोग किए गए, तब लाइट के प्रिंसिपल्स हमारे सामने निकल कर आए। लाइट का आविष्कार हुआ, लाइट का इन्वेंशन हुआ और उससे रिलेटेड प्रिंसिपल का फिर जन्म हुआ। तो ये है साइंस। अब इसे हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ। फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट, की साइंस के फीचर्स क्या हैं और क्या वो मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या सेम है या अलग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस का ये पहला फीचर है। साइंस क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि हम साइंस को समझने के लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, नॉलेज को गेन करना होता है, उसके प्रिंसिपल्स को समझना होता है। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसके पीछे कोई ना कोई कॉज या इफेक्ट रिलेशनशिप ज़रूर होता है, उसके जन्म होने का कारण ज़रूर होता है। तो बात करें ये जो साइंस का फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये फीचर काफ़ी हद तक मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। मैनेजमेंट भी इस फीचर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। आज अगर हमें मैनेजमेंट को समझना है, जिस तरह से साइंस को समझने के लिए हमें उससे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है, इसी तरीके से आज हम मैनेजमेंट को भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैनेजमेंट की क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। आज मैनेजमेंट की बुक्स हैं जिसमें हम सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस के प्रिंसिपल्स की अगर बात की जाए, साइंस प्रिंसिपल आर फर्स्ट डेवलपमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो या तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से बने हैं या कहीं ना कहीं किसी एक्सपेरिमेंट के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो बात करें इस फीचर की, अगर हम इस फीचर को मैनेजमेंट से जोड़कर देखें तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी, दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हेनरी फ्योल ने दिए हैं, उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं बात यहाँ कहने जा रहा था कि जिस प्रकार साइंस के प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया है, इसी तरह से जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी कहीं एक्सपेरिमेंट से या कहीं ऑब्जर्वेशन से निकलकर हमारे सामने आए हैं। तो उनका भी बेस जो है वो एक्सपेरिमेंट ही है। कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड किया गया और वो आज हमारे सामने प्रिंसिपल्स के रूप में हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल हैं, मींस आप उन्हें कभी भी किसी भी जगह पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें कि हमें बताया जाता है कि H2O जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये आप कभी भी करेंगे, अगर आपको बताया गया कि ऑक्सीजन के दो एटम और हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर H2O बनता है, तो ये प्रिंसिपल ऑलवेज सेम रहेगा। आप जब भी ऐसा करेंगे आपको रिजल्ट हमेशा सेम निकल कर आएगा, डिजायरेबल रिजल्ट आपका कभी भी चेंज नहीं होगा।
लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फीचर है, अगर हम इसे मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो 100% सेम नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल है। आप जिस तरह से हम बात करें कि अगर प्रिंसिपल्स हैं तो उनका रिजल्ट ऑलवेज सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल तो हैं लेकिन उनका जो रिजल्ट है वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। रिजल्ट तो आएगा लेकिन वो 100% के करीब होगा, 90% के करीब होगा। हर व्यक्ति जब उसको यूज करेगा तो रिजल्ट तो आएगा, लेकिन वो सेम नहीं होगा। दो व्यक्ति अगर उन प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा, लेकिन दोनों का कितना आपस में मैच करेगा ये श्योरिटी नहीं है। कौन 100% के करीब होगा ये श्योरिटी नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये 100% सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, उनका रिजल्ट हमेशा आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस से बिलोंग करता है, यानी कि साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो कहीं हद तक मैनेजमेंट में भी अप्लाई होते हैं। आगे चलते हैं। हमने जैसा कहा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, तो इस फीचर हम आर्ट के फीचर्स को भी कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आर्ट क्या है। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि आर्ट क्या है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नॉलेज को हम कह सकते हैं आर्ट। कि इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक स्टूडेंट को कोई भी चीज़ समझाते हैं, कोई भी हम उसे सपोज हमने उसको एक पेंटिंग बनाने के लिए दिया गया, कोई पेंटिंग बनाने के लिए दिया गया, तो सेम पेंटिंग अगर हम 4 लोगों से बनवाते हैं तो हम देखेंगे कि वो अपनी अपनी पर्सनल स्किल्स, पर्सनल नॉलेज, पर्सनल थिंकिंग के अकॉर्डिंग टॉपिक एक ही है लेकिन वो पिक्चर्स अलग अलग बनाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर हमने उनको एक बहुत सिंपल सी बात करें, अगर हम उनको एक रोज़ फ्लावर बनाने के लिए ही देते हैं तो सभी लोग फ्लावर तो बनाएंगे लेकिन वो सेम नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसमें कलर भी सेम हो, कलर भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो रोज़ होगा। तो इससे ये चीज़ क्लियर निकल कर आती है कि सबकी पर्सनल स्किल्स अलग थी, इसलिए उन्होंने रोज़ तो बनाया लेकिन वो डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी पर्सनल स्किल्स है, पर्सनल नॉलेज थी, जिसने रोज़ तो बनाया लेकिन वो अलग अलग बना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट। तो हमने आर्ट को समझ लिया, अब इसके फीचर्स को मैनेजमेंट से कंपेयर करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर हमें आर्ट को समझना है तो उसके लिए हमें कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज को लेना होता है। आर्ट जो पूरी तरह से है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। मीन्स जैसे अगर हमें डांस सीखना है तो उसके लिए हमें डायरेक्ट स्टेप नहीं लेने, हमें उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर हमें ड्राइंग भी बनाना है तो ड्राइंग भी बनाने के लिए हमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर हमें सिंगिंग भी करना है, हमें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखना है तो उसके लिए भी हमें डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को नहीं पकड़ना है, हमें डायरेक्ट सॉन्ग को नहीं गाना है, उसके लिए हमें थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज को लेना पड़ेगा, देन वी स्टार्ट। तो यही फीचर अगर हम बात करें तो ये फीचर बिल्कुल मैनेजमेंट के अंदर भी होता है कि हम कोई भी स्टेप जब उठाते हैं तो उसके लिए हमें थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी होती है। जैसे मैंने आपको बात की 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो 14 प्रिंसिपल्स को भी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ दिया जाता है। हम पहले उनकी स्टडी करेंगे, देन वी अप्लाई। हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं एज ए मैनेजर, एज ए सुपरवाइजर, या हम किसी अच्छी पोस्ट पर हैं और हमें वो 14 प्रिंसिपल को हम कब अप्लाई कर पाएंगे? जब हमने उनके बारे में पढ़ा है, उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज हमने ली है, देन वी अप्लाई। तो ये फीचर बिल्कुल मैच करता है मैनेजमेंट से। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन की। तो मैं आपको पहले ही ऊपर एक टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आर्ट जो है वो पर्सनल एप्लीकेशन है। ये इनर्शिया है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या नॉलेज है, हम कैसे उसको डील करते हैं, ये अपना अंदर इंटरनल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर हम जैसे यहाँ में दिया हुआ 2 डांसर्स या 2 एक्टर्स या 2 राइटर्स, अगर हम किसी भी 2 राइटर्स को एक टॉपिक देते हैं लिखने के लिए, उसे पोएम लिखनी है, तो हम देखेंगे टॉपिक एक है लेकिन पोएम अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं, दोनों के अंदर क्या उस टॉपिक को लेकर
थिंकिंग है, क्या सोच है, क्या वो जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, वो उसी को अपनी पोएम में एक्सप्लेन करेंगे। तो वो अलग अलग निकल कर आने वाली है। ये है पर्सनल एप्लीकेशन। और ये फीचर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट बिल्कुल इससे बिलोंग करता है। मैनेजमेंट के अंदर भी यही होता है कि हम 14 प्रिंसिपल को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज कैसे करेंगे ये हमारी पर्सनल एप्लीकेशंस के ऊपर है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर हमें आर्ट में महारत हासिल करनी है तो उसका सीधा सा सिद्धांत है कि हम बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे अगर हमें सिंगिंग थोड़ा सा आता है, अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते रहें तो वो हमें बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, अगर हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको बहुत अच्छे से बजाना सीख पाएंगे। और बजाना सीखने के बाद हम उसमें क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हम जितना क्रिएटिव सोचेंगे हम उतना ही कुछ नया उसमें कर पाएंगे। जो बड़े सिंगर्स होते हैं वो कुछ नया करते हैं, तो इसी वजह से आज हम उन्हें एक बड़े सिंगर्स के रूप में जानते हैं। जो बड़े डायरेक्टर हैं, जो बड़े राइटर्स हैं, उन्हें इसी वजह से जाना जाता है कि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। तो ये फीचर अगर हम बात करें मैनेजमेंट के अंदर भी है, हम इसे मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 14 प्रिंसिपल्स को जानते हैं तो हम उनको यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये हमारी पर्सनल क्रिएटिविटी है। अगर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उनकी यूटिलाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी के साथ, तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आने वाला है। तो ये फीचर्स भी मैनेजमेंट से बिलोंग करता है। और 14 प्रिंसिपल जो हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में मैं बता दूँ। 14 प्रिंसिपल को आना और उनको यूटिलाइज करना, किसी व्यक्ति को नॉलेज होना और अगर वो उसको अप्लाई नहीं कर रहा है तो वो नॉलेज बेकार है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास नॉलेज है और हम उसे अप्लाई करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, हम ये ना चिंता करें कि रिजल्ट क्या होगा, हम सोचें कि रिजल्ट जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतरीन होगा या कुछ नया होगा। इसी सोच के साथ क्रिएटिविटी का जन्म होता है। तो सेम फीचर मैनेजमेंट में होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हम इसे प्रोफेशन से कंपेयर करते हैं। तो पहले हम प्रोफेशन को समझ लेते हैं कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन की बात करें तो इसे हम एक ऑक्यूपेशन समझ सकते हैं, एक व्यवसाय की तरह ले सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यवसाय जहाँ पर हमें नॉलेज की तो ज़रूरत है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्ट एंट्री हैं जहाँ आप आसानी से एंटर नहीं कर सकते। प्रोफेशन में जाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको फॉलो करने के बाद ही हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो प्रोफेशन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है विद रेस्ट्रिक्शंस, उसमें एंटर करने के लिए। तो इस फीचर को भी हम मैनेजमेंट से कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी हम जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उस प्रोफेशन की हमें बहुत अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हमें अपने प्रोफेशन की अच्छी नॉलेज है तभी हम एक अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति बन सकते हैं। बात करें एग्जांपल अगर हम इसका लें, जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को अपने फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वेल डिफाइंड नॉलेज ही उसे डॉक्टर बनाती है। तो अगर हम इसी फीचर की बात करें तो ये फीचर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। अगर हम एक अच्छे मैनेजर हैं तो हमें अपने सिस्टम की अच्छी नॉलेज का होना ज़रूरी है। आज हम अगर हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल हमें टेस्ट देना होता है, टेस्ट देने के बाद ही हमें वहाँ एंट्री मिलती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको बड़ी बड़ी पोस्ट पर अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको अपनी पोस्ट की वेल डिफाइंड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि अगर हमें प्रोफेशन में जाना है, जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है, हमें लॉयर बनना है, तो यह हमें एक टीचर भी बनना है, तो यहाँ एक रेस्ट्रिक्ट एंट्री है। जैसे आप बीएड के बिना टीचर नहीं बन सकते, अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री नहीं है तो आप लॉयर नहीं बन सकते। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन एंट्री है प्रोफेशन में आने के लिए। तो इसी तरह यही फीचर हम बात करें तो बिल्कुल मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। आज अगर हमें सीए बनना है तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हमारे पास होना ज़रूरी है, लेकिन ये 100% एप्लीकेबल फीचर नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर हमें कोई रेस्ट्रिक्शन एंट्री नहीं है। केवल हमारे पास थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है, डिग्रियां हैं, तो हम उसके बेस पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फिर भी
ये फ़ीचर काफ़ी हद तक मैच करता है, 100% ना सही लेकिन मैच करता है मैनेजमेंट से। कुछ बड़ी डिग्रियां अगर हमें लेनी है, बड़ी कंपनियों में अगर हमें जाना है, तो वहाँ बिल्कुल हमारे पास उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड नॉलेज का होना या हमारे पास डिग्री का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो आज हमारे देश के अंदर जैसे बात करें हम कुछ प्रोफेशनल्स लोगों की, डॉक्टर्स की बात करें, तो उनका एक अपना इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन है, जो उनको एंट्री देता है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको एक कोड दिया जाता है। इन द सेम मैनर अगर आप लॉयर बनते हैं तो आपको वहाँ बार काउंसिल है, वहाँ से कोड मिलता है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे देश के अंदर प्रोफेशनल्स हैं उनके एसोसिएशन बने हुए हैं जो उनको एक कोड देते हैं। तो यही फीचर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में भी कुछ हद तक पाया जाता है। मैनेजमेंट में भी आज कुछ एसोसिएशन बन चुके हैं, हालांकि वो 100% इस तरह से वर्क नहीं करते हैं। 100% को लीगल रेपुटेशन नहीं मिली हुई है। IIM और AIM ये 2 इंस्टीट्यूट हैं, और भी इसके अलावा काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन का काम करते हैं, लेकिन उनको लीगल स्टेटस इतना बड़ा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो ऑल प्रोफेशनल आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट। सभी प्रोफेशनल्स में अगर हम देखें, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, टीचर्स, तो वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट पाया जाता है, वहाँ एक आचार संहिता पाई जाती है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे अगर हम डॉक्टर भी बनते हैं तो वहाँ हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, और एक जब डॉक्टर बन की डिग्री मिलने के बाद भी हमें एक ओथ लेना होता है कि हम अपने प्रोफेशन का मिसयूज नहीं करेंगे। तो ये फ़ीचर अगर हम बात करें, ये फ़ीचर नहीं पाया जाता है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये फ़ीचर 100% क्या कहें, अगर हम बात करें 90% भी यहाँ नहीं पाया जाता है। तो लैक ऑफ प्रोफेशनल फ़ीचर है यहाँ मैनेजमेंट के अंदर, ये फ़ीचर अभी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने अपने बनाए हुए हैं और उनको वो लोग फॉलो भी करते हैं। आगे हम बात करें सर्विस मोटिव, तो प्रोफेशनल का मेन मोटिव होता है सर्विस देना। जैसे डॉक्टर है तो उसका मेन मोटिव है अपने क्लाइंट्स को अपने पेशेंट को ठीक करना। लॉयर है, उसका मेन मोटिव है कि अपने क्लाइंट को डील करना। तो यहाँ सर्विस मोटिव है जिसके अगेंस्ट वो फीस चार्ज करते हैं। तो अगर हम इसी फीचर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लेते हैं, तो जैसे लॉयर अपना सर्विस के बदले क्या लेता है, फ़ीस लेता है। डॉक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी अपनी फ़ीस लेता है। तो सेम अगर हम इस प्रोफेशन में आते हैं तो यहाँ भी हमें अब एज ए सैलरी मिलता है। अगर हम मैनेजर बनते हैं तो यहाँ हमें एक सैलरी लेना होता है, लेकिन यहाँ भी मेन मोटिव जो है मैनेजमेंट का वो सर्विस ही है, कि हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो ये है हमारे, इस तरह से हमने देखा कि मैनेजमेंट जो है उसमें कुछ फीचर्स साइंस के भी हैं। अगर हम बात करें तो उसमें कुछ फीचर्स आर्ट्स के भी हैं और कुछ फीचर्स मैनेजमेंट के हैं। 100% ना सही, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 70%, तीनों के ही जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। इसलिए हम मैनेजमेंट को ना केवल साइंस कह सकते हैं, ना केवल आर्ट कह सकते हैं, ना केवल मैनेजमेंट, बल्कि हम तीनों ही कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में तीनों के ही फीचर्स इन्वॉल्व हैं। इसीलिए इसे साइंस भी कहा जा सकता है, आर्ट भी कहा जा सकता है और प्रोफेशन भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी